हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इन क्लासेस के अंदर आज जो हम लिटरेरी मूवमेंट और एज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रेनेसेंस एज। सो व्हाट वाज दैट एज? स्टूडेंट्स एक तो इस टर्म के बारे में अक्सर स्पेलिंग देखने के बाद इसको प्रोनाउंस करने के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। सो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में दिस वर्ड इज़ रेनेसेंस and in American pronunciation the word is Renaissance. Renaissance, Renaissance and Renaissance. So these are two pronunciations of the word Renaissance. So what was this age actually? First we go to its etymology. The word Renaissance is from French word re mean again and naissance mean birth. So Renaissance mean rebirth. So naissance, that is birth, from Latin word nascens, that is birth. So when we say rebirth, तो किस चीज़ की rebirth? It means there was something already existing. It was not a newly born, but that it was the rebirth of something that was already existing. उस चीज़ की rebirth हुई। सो ये रेनेसेंस में रीबर्थ किस चीज़ की थी? इट वाज रीबर्थ ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज, ईच एंड एवरीथिंग लाइक फिलॉसफी, बट ऑफ व्हाट? अभी हमने पीछे जो मिडल एजेस या मेडिवल पीरियड या डार्क एजेस जो यूरोपियन हिस्ट्री की पढ़ी है 1000 साल पर मुहित, उसके बाद रेनेसेंस एज आती है। तो उस 1000 साल के मेडिवल या डार्क एजेस से पहले क्या था? उससे पहले ग्रीक और रोमन एज थी, जो कि यूरोप के टाइम पीरियड के अंदर एक गोल्डन टाइम पीरियड था। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लासिकल एजेस, जिसमें फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बेजेंटियम एम्पायर, जिसे बासनतीनी हुकूमत भी कहते हैं, वो सारा टाइम पीरियड था। और इधर ये दरमियान के डार्क एजेस या मिडल एजेस, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन, जो दो एजेस के अंदर हमने पढ़ा। तो इस मेडिवल एजेस से पहले की जो क्लासिकल एज थी, उसका जितना कल्चरल हेरिटेज, आर्ट, वो बुक्स, वो फिलोसफर्स, वो सब कुछ था, वो सब कुछ रिवाइव हुआ इस एज के अंदर, जो कि 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी पर मुहित है। 1350 यानी कि 40th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, ये जो 3 सदियाँ हैं। अच्छा, रेनेसेंस एज यकदम सडन एज नहीं है, but it is a gradual change in human mind, in human intellect, in philosophy, in art, in literature, in culture. It was a gradual change. कौन कौन से वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए यूरोपियन हिस्ट्री में कि क्लासिकल एज की शान व शौकत यूरोपियन हिस्ट्री की फिर से रिवाइव हुई? वो सारा नॉलेज, वो स्कॉलर्स, फिलासफर्स, पोइट्स, ये सब कुछ एक मरतबा फिर से यूरोपियन हिस्ट्री में रिवाइव हुआ, रीबर्थ हुई। रेनेसेंस एज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो वो कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को जन्म दिया? उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस जो यहाँ मैंने नोट्स में ऐड किए हैं, उनको लेते हैं साथ में। ये लाइंस लिखने के भी काबिल हैं, इनको अपने नोट्स के तौर पे ऐड कर लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आ सकते हैं। सो a movement, Renaissance is a movement in the history of Europe in 14th, 15th and 16th century, when people took interest in Greek and Roman cultural and intellectual heritage, art and literature. Cultural and intellectual heritage जो ग्रीक्स और रोमन्स का था, यूरोपियंस ने फिर से उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बुक्स उनकी फिर से पढ़ना शुरू कर दी, इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशंस हुई। सो इट वाज द री अवेकनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, इट वाज द री अवेकनिंग ऑफ यूरोपियन सोल फ्रॉम द deep dark slumber of medieval ages. In second sentence, it was the reawakening of Europeans and the beginning of a new era of developments in the history of Europe after the Dark Ages. Dark Ages के बाद यूरोपियन डेवलपमेंट का एक नया सिलसिला शुरू होने की एज है, जिसको रेनेसेंस एज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस भी आप लिख लीजिए। It was gradual enlightenment of human mind after the darkness of medieval history. Medieval history की darkness, barbarian age, जंगें, वो सब कुछ होने के बाद
It was the reawakening of actually human mind, and especially the European human mind, if we should say. अच्छा, कौन कौन से वो important historical events थे which led to the development of this movement, Renaissance, in the history of Europe? इनमें से पहला बहुत ही important, remarkable issue, remarkable event, that was फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। इन सारे पॉइंट्स को फिर वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट था रिनेसेंस एज को फ्लरिश करने में, रिनेसेंस को यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलाने में। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इवेंट एंड हाउ इट मेड एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रिनेसेंस एज। सो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड देन सेकेंड इवेंट वाज प्रिंटिंग प्रेस, then discovery of America, and then Protestantism, Reformation, Church of England, and independence of government from church। ये आप लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। ये वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे which led towards the Renaissance movement। इनको वन बाय वन लेते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको नोट करवाया, दैट इज़ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। How this event made an impact on Renaissance age? So fall of Constantinople यानी कुस्तुनतुनिया जो यूरोपियन पावर्स के हाथों से निकल कर मुसलमानों की हुकूमत में शामिल हुआ, इससे यूरोपियन हिस्ट्री में एक चेंज आया। इस डेवलपमेंट, अहम डेवलपमेंट ये हुआ कब? ये 1453 के अंदर, 1453 ईस्वी में ये इवेंट हुआ। It was the capture of the capital of Eastern Roman Empire, Byzantine Empire। ये शिकस्त थी यूरोपियन के हाथों और मुसलमानों के हाथों फतह थी जो दारुल खिलाफा था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्ट की तरफ, वेस्ट की साइड पे रोमन एम्पायर के ज़वाल के बाद ईस्ट की तरफ जो रोमन एम्पायर बच गई थी, जिसको बैजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, उसका दारुल खिलाफा था ये कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इस वक्त गालिबन इस्तंबुल है। सो कुस्तुनतुनिया, जिसको बैजेंटाइन भी पहले कहते थे, दैट वाज द सेंटर ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी टूट गई। सो इसमें से जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ तो ये इनका ज़वाल था। 21 साल जो बादशाह था ऑटोमन सुल्तान महमद II जो खिलाफत उस्मानिया के बादशाह थे, 21 साल ये बादशाह, इसने बैजेंटाइन एम्परर जो उस वक्त के शहनशाह थे कॉन्स्टेंटाइन 11 पैलियोलोगोस को शिकस्त देकर, यानी कि तुर्कों ने खिलाफत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में उस शहनशाहियत के टाइम में, खिलाफत सो कॉल्ड उसके टाइम में इन्होंने इसको फ़तह किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को। इसके फ़तह के बाद सुल्तान महमद ने खिलाफत उस्मानिया का जो दारुल खिलाफा था वो डरने से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ। इससे क्या हुआ? इससे रोमन एम्पायर का ख़ात्मा हुआ। एक तो इस इवेंट का इम्पेक्ट ये था, वो इम्पीरियल स्टेट जो 1500 साल से यूरोपियन हिस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही थी, उस इम्पीरियल स्टेट का ख़ात्मा हुआ। अच्छा, अब यूरोपियन पर्सपेक्टिव में ये बात कही जाती है कि अगर आप मैप के अंदर देखें तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, ये आप यूँ समझ लें कि आलमोस्ट एशिया और यूरोप के दरमियान एक संगम है। इस संगम पर ईस्ट की तरफ से जो ग्रीक और रोमन इंटेलेक्चुअल who were residing here, they fled toward western countries, they fled towards Europe। सो इन्होंने यहाँ से मूव किया, ये वेस्टर्न रोम की तरफ गए, रोमन एम्पायर जहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो इटली में रिनेसेंस आया, वहाँ से फिर जर्मनी से फ्रांस, दैन इंग्लैंड। तो ये एक सीरीज़ स्टार्ट हुई रिनेसेंस मूवमेंट की। तो यहाँ जो कि ये सेंटर था, दारुल खिलाफा था, इंटेलेक्चुअल सेंटर भी था, स्कॉलर्स रोमन, लैटिन, ग्रीक, क्लासिकल नॉलेज रखने वाले, दे वर ऑल रिजाइडिंग हियर। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में इनकी शिकस्त हुई तो ये सारे स्कॉलर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ मूव कर गए यूरोप में। सो ये अपनी बुक्स, कल्चर, आर्ट, नॉलेज जो कुछ जानते थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इन्होंने फैले, तो उससे ये नॉलेज वहाँ तक पहुँचा। अगर इसको इस्लामिक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भी समझ में आती है कि चूँकि मुसलमानों ने इसे फ़तह किया, सो इट वाज़
a collision of Islamic empire, Muslim empire and Western empires and countries. It was actually a cross communication, cross cultural communication between European countries and Muslim intellectuals. क्योंकि इस टाइम पीरियड तक बनो अब्बास और बनो उमैया और खिलाफत राशिदा और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मुबारक एज थी, इन एजेस से इस्लामिक हिस्ट्री गुजर चुकी थी और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारा काम क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर, ग्रीक्स और रोमन्स की बुक्स के ऊपर कर चुके थे. सो देयर इज़ अ फैक्ट कि मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन हो रिनेसेंस में, बिकॉज देयर वाज इट वाज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, बिटवीन मुस्लिम एम्पायर एंड यूरोपियन कंट्रीज़. बिकॉज इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में तो डार्क एजेस इन्हें कहा जाता है, लेकिन उन्हीं डार्क एजेस के दौरान इधर मुस्लिम एम्पायर के अंदर बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, इंटेलेक्चुअल्स का टाइम पीरियड है, उनका बहुत सारा वर्क है. सो इन्होंने भी अपना वर्क जो पहले क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर ये लोग कर चुके थे, उनकी ग्रीक्स और रोमन्स की लेटिन राइटिंग्स को अरेबिक ट्रांसलेशंस में कन्वर्ट कर चुके थे. अरस्तु की बाज़ जो बुक्स थी ग्रीक, उनको मुसलमान फ़िलासफ़र्स ने अरबी ज़ुबान के अंदर मुंतकिल कर दिया था, जिसकी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने वाले, इस्लामी उलूम व फ़नून से दिलचस्पी रखने वाले हमारे दरस निज़ामी के तलबा भी इस बात को जानते होंगे. एनी हाउ, there is a chance, a probable chance that this also influenced Renaissance. So इससे जो फ़िलासफ़र्स थे वो यहाँ पर मूव किए, ये आप मैप में देख सकते हैं. यहाँ से एक ग्रीस और फिर इटली की तरफ मूवमेंट और फिर फ्रांस एंड जर्मनी एंड दैन इंग्लैंड, यूके, सो स्पेन तक भी मुसलमान गए. सो यहाँ से भी ये सब चीज़ें फैली. अच्छा, इस टाइम के दौरान रिनेसेंस एज में पॉलिटिकल सिचुएशन इंग्लैंड की थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिनेसेंस एज हमने इंग्लैंड के लिहाज से इसको डिस्कस करना है और लिटरेचर भी चूँकि इंग्लैंड का इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करना है. सो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम देखते हैं. अब पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड, हाउस ऑफ ट्यूडर, ट्यूडर डायनेसिटी चल रही थी, शहनशाहियत ट्यूडर ख़ानदान की चल रही थी. ये वेल्श ओरिजिन का, वेल्स ओरिजिन का एक फैमिली थी. फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम या मोनार्क सिस्टम में इनकी रूलिंग चली आ रही थी. इनके तहत जो कंट्रीज़ थे वो किंगडम ऑफ इंग्लैंड था, किंगडम ऑफ आयरलैंड था एंड प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेल्स था. हेनरी 7 से लेकर आगे क्वीन एलिज़ाबेथ 1 तक जो एज बनती है वो 1458 से लेकर 1603 तक, 1603 तक की जो सारी एज है, इस ज़माने में ट्यूडर डायनेसिटी रही, इस ख़ानदान की शहनशाहियत. तो रिनेसेंस एज, सारी एज के दौरान इंग्लैंड के अंदर इसी फैमिली की हुकूमत रही है. इसमें डिटेल्स आ गई. पहले किंग हेनरी 7 था, फिर उसका बेटा किंग हेनरी 8 था, फिर एडवर्ड 6 आया, फिर मैरी 1 आई एंड देन एलिज़ाबेथ 1 जो कि डॉटर थी वो आई. ऑल राइट, किंग हेनरी 7 एक रोमन कैथोलिक था. इसका बिलीफ जब तक था 1457 टू 1509. अब यहाँ पे मैं दरअसल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ जिसने रिनेसेंस में एक रोल प्ले किया है. वो क्या है कि हेनरी 7 जो था ये तो कैथोलिक चर्च से रेलिवेंट था, कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को मानता था, बट इसका जो सन था किंग हेनरी 8, इसने रोमन कैथोलिक चर्च से बगावत की अपने डाइवोर्स और फैमिली इश्यूज़ की वजह से. जब इसे पॉप की तरफ से, चर्च की तरफ से कुछ चीज़ों में अलाउ ना किया गया, सो इसने बगावत की चर्च के अगेंस्ट. और इसके टाइम पीरियड के अंदर इसने अपना चर्च अलग बना लिया, इसे चर्च ऑफ इंग्लैंड का नाम दिया. अब जितने खैरात सदक़ात उनके यहाँ, जितनी डोनेशंस और फंड्स जाते थे रोमन कैथोलिक चर्च को, वो सारे रोक लिए गए और इंग्लैंड के जो फंड्स थे, डोनेशंस थी, वो सारी उसने ख़ुद जमा करना शुरू कर दी चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से. तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम क्रिश्चियनिटी के अंदर डिवीजन हुई और इंग्लैंड के जो क्रिश्चियंस थे इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी से आज़ाद होके. सो इट वाज आल्सो अ स्टेप टूवर्ड्स द क्रिटिकल थिंकिंग ओवर रिलीजियस अथॉरिटीज़. इससे बगावत पैदा हुई रिलीजियस अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कि इनको चैलेंज किया जा सकता है. इससे पहले स्टेट का सारा कंट्रोल भी क्लर्जी के हाथ में था, चर्च पीपल के हाथ में था. बट एट दिस मोमेंट ऑफ हिस्ट्री दे स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली इवन अगेंस्ट द रिलीजन एंड अगेंस्ट द रिलीजन अथॉरिटीज़, क्योंकि इस किंग ने फर्स्ट टाइम ये किया. रॉयल रेवेन्यू के अंदर रकम इन्होंने डालना शुरू कर दी
जो कि पहले रोम की तरफ जाती थी, रोमन कैथोलिक चर्च क्योंकि उनका रिलीजियस सेंटर था। फॉर दैट रीज़न ल्यूथर राइटिंग बिगेंस टू मूव इन इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च इन्होंने बनाया। उसके बाद ल्यूथर किंग ल्यूथर की जो राइटिंग्स थी 1521 के अंदर, वो भी इंग्लैंड में फैलना शुरू हुई। इसके बाद ये किंग हेनरी 8 ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजिंग्स की। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स इसने इस्टेब्लिश किया है, किंग्स को राइट हासिल है बादशाहों का, वो जो चेंजिंग चाहे वो करें। रिलीजियस सिचुएशन क्या थी इस किंग की, इसने खुद को सुप्रीम हेड बना लिया चर्च ऑफ इंग्लैंड का। इस तरह इस बादशाह ने रिलीजियस अथॉरिटी को भी किंग के कंट्रोल में दे दिया। ही अपॉइंटेड ओके, उसने डिसॉल्व कर दिए कॉन्वेंट्स और मोनेस्ट्रीज वगैरह, रिलीजियस सेंटर्स जो क्रिश्चियंस के थे वो इसने सारे बैन कर दिए। और पॉप के साथ इसे एक मसले की वजह से जब इख्तिलाफ हुआ तो इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग इस्टेब्लिश किया। इससे बहुत सारी चेंजिंग आई। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534, he was given the authority to do this in England and Wales by the Act of Supremacy passed by Parliament and which made him 1534 में ये इवेंट हुआ है, जिसके बाद वो हेड ऑफ चर्च इन इंग्लैंड बन गया और पॉपल अथॉरिटी से ये चर्च ऑफ इंग्लैंड सेपरेट हो गया। सो ये मज़हब के ख़िलाफ़ एक बगावत। नेसेंस एज में ये भी एक चीज़ थी कि रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो कि करप्ट थे, कि पादरी ने जो कह दिया सो हो गया, उसको रकम दे दी तो तौबा हो गई। सो इस किस्म की चीज़ें थी। तो रिलीजियस जो पोप थे, जो क्लर्जी पीपल थे, चर्च पीपल थे, दे वर कंट्रोलिंग द सोसाइटी। सो ह्यूमन माइंड वाज नॉट सो लिबरल एंड इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर रिलीजियस अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल करके उन्होंने ह्यूमन माइंड को थोड़ी सी लिबर्टी दी। उसके बाद 1547 से 1553 तक एडवर्ड सिक्स का टाइम पीरियड है। ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म आया। सो कैथोलिक से अलग एक क्रिश्चियन फ़िरका जन्म लिया। इसके बाद मैरी वन जो कि डॉटर थी हेनरी 8 एंड कैथरीन ऑफ एरागॉन, इन फादर एंड मदर से ये डॉटर थी, ये यहाँ पे क्वीन रही। दैन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन की एज आती है और ये इंग्लैंड की असल रिनेसेंस एज है, जिसके अंदर इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिचुएशन भी और फाइनेंशियली भी देयर वाज प्रॉस्पेरिटी इन इंग्लैंड इन द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एंड उसके फादर ये किंग हेनरी 8 की ही बेटी थी। इसकी मदर एन बोलेन एंड इसका रिलीजन एंग्लिकन क्रिश्चियन थे। उसके बाद रिनेसेंस एज को परवान चढ़ाने में एक और मूवमेंट प्रोटेस्टेंटिज्म थी। मार्टिन ल्यूथर ने बाइबल को लोकल इंग्लिश वर्नैक्युलर के अंदर ट्रांसलेट किया। इससे पहले खुद से लोग आवाम बाइबल नहीं पढ़ती थी, चर्च पीपल जो कुछ बताते थे उस पर बिलीव किया जाता था। दे हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बाइबल, विद द टेक्स्ट ऑफ बाइबल। इसने आके ट्रांसलेट किया, लोगों ने बाइबल पढ़ी तो उनकी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई रिलीजियस अथॉरिटीज़ के ऊपर, चर्च पीपल के ऊपर। दे बिकेम इंडिपेंडेंट टू इंटरप्रेट द रिलीजन इन देयर ओन वे and to understand the religion's text in their own way. इन्होंने यूनिवर्सल प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये बाइबल की वो ट्रांसलेशन है लूथर की। इसके बाद एक और रिनेसेंस एज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट जिसने इस मूवमेंट को जन्म दिया, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। 1506 1451 से लेकर 1506 तक क्रिस्टोफर कोलंबस का टाइम पीरियड है। इससे पहले भी ये बहुत सारे सफ़र पर ट्रांस ओशन कॉन्टैक्ट के अंदर ये जा चुका था, बहुत सी मुहिम्मात के ऊपर को क्रिस्टोफर कोलंबस। लार्ज स्केल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज बिगेन विद द फर्स्ट वॉयज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 में पहला बहरी सफ़र कोलंबस ने अमेरिका की तरफ किया। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें इस पिक्चर के अंदर तो यहाँ पे कोलंबस का सारा रूट भी दिया गया है कि वो कहाँ से किस रास्ते से गुज़र के पहुँचा था। सो यूरोपियन कंट्रीज़ से ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ पहले इटली वगैरह से गुज़र के जाना पड़ता था और यहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे। बाद में स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग के साथ क्रिस्टोफर मार्लो को मुहिम्मात में भेजा गया, कोई नया रूट तलाश किया जाए। तो ये जब निकले और इन्होंने अटलांटिक ओशन गालिबन क्रॉस किया तो इसके बाद ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इन्होंने
दरियाफ़्त किया। तब तो अमेरिका एक मतलब गुमनाम सा एरिया था, और यहाँ से फ़र्स्ट टाइम फिर स्पेनिश मोनार्क्स जो थे वो यहाँ पहुँचना शुरू हुए, फिर इंग्लैंड के लोग, दूसरे कंट्रीज़ के यूरोपियन, और इस तरह से अमेरिका को इन्होंने कॉलोनाइज़ करना शुरू किया, अपना ग़ुलाम बनाना शुरू किया, कब्ज़ा शुरू करना शुरू किया। क्रिस्टोफर कोलंबो ये एक इटालियन एक्सप्लोरर था, नेविगेटर था, कॉलोनिस्ट था, जिसने अटलांटिक ओशन के आर पार 4 बहरी सफ़र मुकम्मल किए। तो ये भी आप देख सकते हैं, देयर वाज अ सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन इन द एज ऑफ रीनेसेंस। लोग नए रास्ते, नए बर आज़म तलाश कर रहे थे, नई डिस्कवरीज हो रही थी, नई इन्वेंशंस हो रही थी, बहुत सारे पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे थे यूरोपियन हिस्ट्री में। इसे सपोर्ट करने वाले कैथोलिक मोनार्क्स थे स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस को। ही लेड द फर्स्ट यूरोपियन एक्सपीडिशंस टू कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इससे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है अमेरिका के अंदर, और बाद में डिफरेंट यूरोपियन पावर ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया। अच्छा, इससे क्या हुआ? द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका डाइवर्टेड द ट्रेड फ्राम मेडिट्रेनियन टू अटलांटिक। इससे पहले मेडिट्रेनियन सी के ज़रिए यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्ट की तरफ अपनी ट्रेड किया करते थे। अब उनकी ट्रेड अटलांटिक ओशन की तरफ मूव हुई और अमेरिका की तरफ यूरोप का रुख हुआ। इससे उनकी ईस्टर्न इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, और उन्हें एक नया ट्रैक जो है वो मिल गया, जिससे उनकी नई तरक्की के सफ़र शुरू हुए। इससे जो अटलांटिक नेशंस थी, अटलांटिक ओशन के आसपास, स्पेन एंड फ्रांस एंड हॉलैंड एंड इंग्लैंड, ये कमर्शियली और फाइनेंशियली इनको सुप्रीमेसी मिलना शुरू हो गई, जो कि पहले इटली, when half of Europe had made her its port of entry and exit in the eastern trade, ईस्ट की तरफ, मशरकी ममालिक की तरफ ट्रेड करने के लिए दरमियान में इटली था। इटली को उन्होंने अपना सेंटर बनाया था ट्रेड के लिए, तो इटली को सुप्रीमेसी हासिल थी कई सालों तक, कई सदियों तक। अब ये नया ट्रैक मिला इन्हें अटलांटिक ओशन की तरफ से, तो इस ट्रैक के जरिए जब मूव करना शुरू हुए तो अटलांटिक ओशन के पास इन कंट्रीज़ जो आते हैं उनकी सुप्रीमेसी होना स्टार्ट हो गई। ये रूट है कोलंबस का। इसके बाद अहम इवेंट जो है वो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है। ये आप देख सकते हैं, पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इस तरह से था। सो दिस वाज एक्चुअली प्रिंटिंग प्रेस। 1439 के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आया। सो प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ कि जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था, आर्ट था, बुक्स थी, वो तेज़ी से पब्लिश होना शुरू हुई। न्यू राइटर्स ने जो काम किया वो भी पब्लिश होना शुरू हुआ प्रेस के थ्रू, और इधर उधर दुनिया में कोने कोने में फैलने लगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रिनेसेंस एज, इनको नोट डाउन कर लीजिए। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रिनेसेंस एज वर पैशन फॉर डिस्कवरी, लर्निंग एंड नॉलेज, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल हेरिटेज ऑफ नॉलेज एंड आर्ट। रिनेसेंस एज के फीचर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा रिनेसेंस एज का जितना लिटरेचर आप पढ़ते हैं, शेक्सपियर है इसमें, क्रिस्टोफर मार्लो है, जॉन डन है, फ्रांसिस बेकन है, इसके अलावा और राइटर्स हैं, तो आप उन राइटर्स को उनके थीम जो निकालते हैं वो सारे रिलेट करते हैं कि रिनेसेंस एज के इंपॉर्टेंट फ़ीचर क्या थे। तो ये ज़रूर सब नोट डाउन कर लीजिए। रिनेसेंस एज के जो फीचर हैं, दैट पैशन फॉर डिस्कवरी, डिस्कवर करने का पैशन था लोगों में, लर्निंग एंड नॉलेज बहुत आम था। इट वाज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल हेरिटेज ऑफ नॉलेज एंड आर्ट, ग्रीक और रोमन्स का दोबारा रिवाइव हुआ। It was turn of history. This age turned history from medieval ages towards the development of European countries. इसके बाद एक बहुत ही आम फीचर ह्यूमनिज्म था, that everything should be done for human beings. Human benefits was the supreme purpose, supreme aim. Gods और supernatural beings के बजाय humanistic होने लग गई हर चीज़। इसी तरह एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो फ्रांसिस बेकन ने बुक लिखी तो उसमें भी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज सारी चेंज कर दी गई, को नॉलेज को स्कॉलास्टिक डिबेट्स के बजाय नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, ह्यूमन फ़ायदे के लिए यूज़ करें। और यहीं से नेचुरल साइंसेस या जो मॉडर्न अब साइंसेस हैं, साइंस की डेवलपमेंट इसी कॉन्सेप्ट से फिर स्टार्ट हुई कि नॉलेज वो गेन किया जाए जो ह्यूमन्स को बेनिफिट्स दे, डीप फिलॉसफी और जस्ट स्कॉलास्टिक डिबेट्स के लिए नहीं। सो ह्यूमनिज़म की बहुत सी डायमेंशंस हैं, इसके बहुत से पर्सपेक्टिव हैं। ये आप डिटेल से फ़िलासफ़ी की बुक्स में और डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के अंदर आप इनको स्टडी कर सकते हैं।
रिनेसेंस एज के बाद रिलीजन के ऊपर भी लोगों का माइंड आज़ाद हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हुई, रिलीजियस अथॉरिटीज़ को लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, अथॉरिटी ऑफ क्लर्जी वॉज चैलेंज्ड, theory of knowledge was changed, and this was the beginning of scientific developments and important feature. All right, इसके बाद सबसे पहले जो इटालियन रेनेसेंस आता है तो इसमें पेट्रॉर्क and other writers. He is also known as father of humanism, Petrarch. So इसके बाद we have in detail the writers of Renaissance age. So इसमें हम चूँकि अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं स्पेशली, so we will discuss only English writers of Renaissance age, but a little bit Italian one क्योंकि इटली से Renaissance age start होती है. So Petrarch था, Petrarch and Boccaccio, sonnets थे इसके. Boccaccio and Petrarch, two important Italian Renaissance writer. निकोलो मिकियावेले, जो क्रिस्टोफर मार्लो के अंदर आप वो मिकियावेलियन अप्रोच का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये भी वर्सटाइल मैन ऑफ द रिनेसेंस बाय बीइंग अ पोएट, ड्रामाटिस्ट, हिस्टोरियन एंड डिप्लोमैट. मिकियावेले की एक बुक है द प्रिंस, जो कहा जाता है कि हिटलर जैसे अजीम बादशाहों ने भी, हिटलर जैसे अजीम हम तो नहीं कहेंगे, खैर द प्रिंस बुक जो मिकियावेले की थी, जिसमें अंदर उसने अपनी एक थ्योरी पेश की जो सारी आप ज्यू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले में आपने देखी. सो बादशाहों को कैसा होना चाहिए, लाइक दैट इसने पॉलिटिकल बुक्स लिखी. सो ओलिवर क्रॉमवेल, फ्रेडरिक द ग्रेट और लॉयस 14 और अडोल्फ हिटलर जैसे रूलर्स ने भी ये बुक्स पढ़ी थी. एंड मिकियावेले वाज आल्सो founder of modern political science for his realistic study of politics. अब हम आते हैं इंग्लिश रिनेसेंस एज के राइटर्स, फिलोसफर्स और लिटरेचर्स के बारे में पढ़ते हैं. सर थॉमस मोर 1478 to 1535 his age, लीडिंग इंग्लिश ह्यूमनिस्ट. यूटोपिया जो हम कहते हैं ना, यूटोपिया ये कॉन्सेप्ट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यूटोपिया के नाम से इसने बुक लिखी 1516 में. डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइडियल स्टेट सिंस प्लाटोज रिपब्लिक, प्लाटो की रिपब्लिक की तर्ज की एक जो आइडियल स्टेट है उसके बारे में इसने लिखा. इसने अपनी बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसमें क्या क्या बयान किया. हियर इज़ अ डिस्क्रिप्शन. अच्छा, इसने किंग हेनरी 8 को पोप के बजाय इसकी अथॉरिटी मानने से इनकार किया, तो इसलिए इसको सजाए मौत दे दी गई सर थॉमस मोर को. तो अक्सर फ़िलासफ़र्स जिनको डेथ और सजाए मौत, क्योंकि वो अपनी फ़िलासफ़ी और अपने उसूलों पे डट जाते थे चाहे उन्हें जान देनी पड़े, अपनी थ्योरीज़ के ऊपर स्टैंड करते थे. दैट वाज एक्चुअली अ पैशन ऑफ फ़िलासफ़र्स. एंड ही वाज आल्सो एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन एंड स्टॉन्च कैथोलिक. एडमंड स्पेंसर, जिसे हम कहते हैं स्पेंसरियन सोनेट, आपने पढ़ा होगा. एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन भी इनकी मास्टरपीस जो कि आप सुनते रहते हैं. द पोएट्स पोएट का टाइटल भी इन्हें दिया जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एन एलिगोरिकल रोमांस ऑफ शिवलरी था ये फेरी क्वीन. मास्टरपीस है उसके बहुत से कामों का. इसके अंदर 6 कंप्लीट बुक्स हैं एंड पार्ट ऑफ अ 7th. ब्लेंड्स इन आर्थरियन रोमांस, इंट्रीब्यूट टू क्वीन एलिजाबेथ. ये फेरी क्वीन भी रिनेसेंस एज की है. इसके बाद फिलिप सिडनी पोइट आते हैं, स्कॉलर भी थे, सोल्जर भी थे, क्वीन एलिजाबेथ के पसंदीदा कोर्टियर भी थे. उसके बाद एक क्रिटिक भी थे और इनकी बुक एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, क्रिटिसिज्म के अंदर आप फिलिप सिडनी की पढ़ते हैं. सो ये फिलिप सिडनी भी रिनेसेंस एज से बिलोंग करते हैं. Then comes Francis Bacon, another important prose writer. Francis Bacon is said to be father of English prose. He established properly English prose, and Francis Bacon is especially important for English essay. Essay का genre English के अंदर जो best establish किया, he was Francis Bacon who established this. He was scientist, philosopher, a statesman, and also an essay writer. फ्रांसिस बेकन को चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस भी कहा जाता है और इंग्लिश ऐसे का फादर भी कहा जाता है. देन माइकल ड्राइटन वाज अ पोएट, हिस्टोरिकल पोएम द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट. इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो है इंपॉर्टेंट राइटर.
क्रिस्टोफर मार्लो, ही वॉज आल्सो पोएट एंड अ प्ले राइट, और शेक्सपियर से पहले ग्रेट ड्रामाटिस्ट उसे कंसीडर किया जाता था। उसकी सबसे फेमस पोएम द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव है। फर्स्ट ड्रामाटिस्ट टू डेवलप विगर एंड इलेक्वेंस इन ब्लैंक वर्ड्स। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स इसका बहुत ही मशहूर प्ले है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में आप पढ़ते हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि शेक्सपियरियन प्लेस के कुछ हिस्से भी क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। देयर आर सम सिमिलैरिटी। नो मार्लो नो शेक्सपियर का भी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। दैन मोस्ट टॉवरिंग फिगर ऑफ दिस एज इज़ विलियम शेक्सपियर इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर की रिनेसेंस एज के एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर ने 38 प्लेज लिखे जिसके अंदर ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज शामिल हैं। इंपॉर्टेंट प्लेज जो आपके इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में शामिल हैं, जिनको आपको लाइन बाय लाइन इनका कंप्लीट टेक्स्ट भी आपने पढ़ा होगा। हैमलेट है, मैकबेथ है, ट्रेजेडीज़ के अंदर ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, और कॉमेडीज़ में A Midsummer Night's Dream, As You Like It, The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew, फेमस लिरिकल पोइम्स के अंदर 156 सॉनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के। देन अनदर राइटर इज़ ऑफ रेनेसेंस एज इज़ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की जो टाइम पीरियड है बेन जॉनसन का 1573 to 1637। ही वॉज अ पोइट, अ प्ले राइट, नॉन फॉर हिज क्लासिसिज्म। सैटिरिक कॉमेडीज़ भी इन्होंने लिखी। Resistance to the romantic style and attitude of his contemporary playwrights including Shakespeare। बहुत से राइटर्स के स्टाइल को इसने रेजिस्ट किया जैसे कि शेक्सपियर भी जिनमें शामिल था। फेमस जो राइटिंग्स बेन जॉनसन की जो आपके कोर्स में शामिल है दैट इज़ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। दैन वेल्फन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी इनकी बुक है। मिसफॉर्चुनेटली ही वॉज बोर्न इन द एज ऑफ शेक्सपियर। अच्छा, बेन जॉनसन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो शेक्सपियर की एज में ना होता तो उसका बहुत ज़्यादा नाम होता, बट शेक्सपियर एक्लिप्स्ड हिज इम्पोर्टेंस एक्चुअली। दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। हमने कुछ आज इवेंट्स डिस्कस किए कि विच लेड टू रेनेसेंस मूवमेंट। फिर इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या था, इसके मेजर फीचर क्या थे, उनको हमने डिस्कस किया। दैन इस एज के इंग्लिश राइटर इंपॉर्टेंट कौन से थे, उस एज को डिस्कस किया। फॉर फर्दर डिटेल यू शुड स्टडी दिस बुक। हियर इज़ अ बुक, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड डिशेस इन 4 वॉल्यूम्स। सो इस बुक को इन 4 वॉल्यूम्स को अगर आप रेनेसेंस एज जैसे आज आपने पढ़ी तो आज ही इस बुक से डेविड डिशेस की बुक से आप इसको स्टडी करें। इसके अलावा भी छोटी छोटी बुक्स यहाँ पर हैं, कुछ मज़ीद मैं रेफरेंसेस आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा कि ऐड कर दूँ। तो इन बुक्स को जैसे आप एक क्लास लेते हैं तो जिस एज को आप जिस दिन पढ़ें उसी दिन डेविड डिशेस की बुक से वो एज निकाल के पढ़ें। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको गाइड कर देता हूँ, उसके बाद आप डिटेल से इन रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी वो लिटरेरी हिस्ट्री की वो जो मूवमेंट है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।